वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट किया है। एनवायरनमेंट कंसर्न का टॉपिक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने एनवायरनमेंट कंसर्न के साथ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और रियो समिट भी कर लिया है। आज थर्ड क्लास है इस चैप्टर की, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ग्लोबल कॉमन्स एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड वाला प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल कॉमन क्या होता है, और उसके बाद उस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स है क्या? वो प्लेस, वो रीजन जिसपे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं है, ओके, या ऐसे रिसोर्सेज कि कोई भी एक कंट्री या इंडिविजुअल उस पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये उसका है। कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रेदर शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी। दिस कुड be a common room, a community center, a park or a river. There are some areas or regions of the world which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state. वो एरिया, वो रीजन जो किसी भी स्टेट के जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आते हैं, और उनके कंट्रोल के लिए एक कॉमन गवर्नेंस की जरूरत है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की जरूरत है। एंड दीज आर नोन एज रेस, कम्युनिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन और ग्लोबल कॉमन्स। इसी को ग्लोबल कॉमन्स कहा गया। एंड दे इंक्लूड द अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, द ओशियन फ्लोर एंड आउटर स्पेस। अंटार्कटिका की बात करें तो उस पर किसी एक कंट्री का तो कंट्रोल नहीं है, वहां पे हमारे भी रिसर्च सेंटर है, अमेरिका के भी रिसर्च सेंटर है। ओके, कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स इज नॉट इजी। ठीक है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ग्लोबल कॉमन है क्या, सबको मिलकर उसको प्रोटेक्ट करना है, किसी एक इंडिविजुअल कंट्री या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही उसका कंट्रोल है। बट क्या सब कंट्रीज एक साथ मिलकर इक्वली उसको कॉपरेट कर पाती कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है? इट्स नॉट इजी टास्क। देयर हैव बीन मेनी पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट सच एज द 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड द 1991 अंटार्कटिक एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। टाइम टाइम पे ऐसी ट्रीटीज, एग्रीमेंट होते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1959 जो अंटार्कटिक ट्रीटी थी, उसमें क्या कहा गया कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का यूज पीसफुल पर्पस के लिए किया जाएगा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आर प्रोहिबिटेड एंड मिलिट्री एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड। ओके, इसी तरीके से आपकी 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो कि ओजोन लेयर के लिए था। ओजोन कि हम सबको मिलकर ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। ओडीएस, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को रोकना है। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस कौन से होते हैं? ओडीएस, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस किससे होते हैं? जैसे आपकी सीएफसी गैस है, हेलोन गैस है, जिनका फ्रिज और एसी में यूज होता है, तो ये हमारे ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है, तो उसको सिस्टमैटिकली तरीके से खत्म करना है। ये कब कहा गया था? 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। उसके बाद आपका 1991 का अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। इसमें क्या कहा गया कि ये एक नेचुरल रिजर्व है जो पीस और साइंस को डिवोटेड है। ओके, तो ये टाइम टाइम पे जो ट्रीटी, एग्रीमेंट, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करने, हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलना, आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, एक्टिविटीज इन द ग्लोबल कॉमन्स, अंटार्कटिक और पोलर रीजन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू साइंटिफिक रिसर्च। देयर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुड नॉट बी अलाउड। अगर आप अंटार्कटिक रीजन की बात करें, पोलर रीजन की बात करें, तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। द वेस्टर्न कंट्री शुड प्रोवाइड साइंटिफिक नो हाउ एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग नेशन टू प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट आर अ थ्रेट टू द एनवायरमेंट। और वेस्टर्न कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, साइंटिफिकली उनको ज्यादा नॉलेज है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाएगा, और वो टेक्नोलॉजी से, फाइनेंशियली, हर तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, तो ग्लोबल कॉमन समझ में आया कि ग्लोबल कॉमन है क्या और किस तरीके से हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ, इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमने बात कर ली कि अंटार्कटिका रीजन की बात कर ली, पोलर रीजन की बात कर ली, कि ये कॉमन है, सभी स्टेट का कंट्रोल है इस पे, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आती, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो वर्ल्ड है, अगर हम नदर्न कंट्रीज की बात करें तो वो ज्यादा डेवलप्ड और रिच है, और अगर हम सदर्न कंट्रीज की बात करें तो ये डेवलपिंग है। ओके, और अगर इनकी कंडीशन देखा जाए तो इकोनॉमिकली उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डिफरेंट होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, वही हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे।
कल हमने जब रियो समिट डिस्कस किया था उसमें ये क्या कहा गया था, मेन प्रिंसिपल क्या था रियो समिट का, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो एजेंडा 21 कराया था, उसमें जो लास्ट लाइन थी, डेवलप्ड कंट्रीज शुड शोल्डर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस फील्ड। डेवलप्ड कंट्रीज को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो चुका है, वो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन हम तो अभी डेवलप हो रहे हैं। हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है अभी ऑन गोइंग है। तो आप वो रूल्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले की गैस एमिशन को बिल्कुल जीरो लेवल पे जो लाना है वो अब पॉसिबल नहीं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकना पड़ेगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर रोक देंगे तो इकोनॉमिकली हम बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एमिशन को नेट जीरो के लेवल पे ला सकें। ओके, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहा गया है। चलो डिटेल में पढ़ते हैं। द रियो डिक्लेरेशन स्टेट्स दैट स्टेट्स शैल कोऑपरेट इन अ स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व एंड रिस्टोर द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ अर्थ इकोसिस्टम। जो डिक्लेरेशन में यही कहा गया था कि सभी स्टेट एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। द डिक्लेरेशन फॉर द स्टेट दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड शोल्डर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज देयर एक्टिविटीज एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर ऑन द ग्लोबल एनवायरमेंट। अगेन ये लाइन रिपीट हो रही है कि डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन भी उन्होंने ही ज्यादा किया है। उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो हमसे बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, और उन्होंने जितने पेड़ काटने थे, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सेस यूज किया है, और पेड़ बहुत ज्यादा काटे गए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ज्यादा बनती है। एंड दिस शोज दैट द अप्रोच ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर? तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग होगी। आप फॉर एग्जाम्पल अगर घर में 6 मेंबर हैं या 10 मेंबर्स हैं, और इसमें कोई बच्चे हैं, कोई एजेड पर्सन है, ओके, कोई कुछ 40s-50s की एज में है, तो अगर आप उस काम के लिए, किसी भी काम के लिए आप सबको सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। ओके, आप उनके एज के अकॉर्डिंग, आप उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आप उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। सेम इसी तरीके से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो उनका ये कहना है कि एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ये कहना है कि एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन के लिए डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे? द अप्रोच ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ आर ऑफ द ओपिनियन दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ड्यू मेनली टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अमंग पुअर कंट्रीज, कि जो पुअर कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस वजह से एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन उनकी वजह से ज्यादा हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ज्यादा बनती है। दे वांट पुअर कंट्रीज टू बी बर्डन विद इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों की बराबर बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज की अप्रोच है। चलो अब डेवलपिंग कंट्रीज की भी अप्रोच कर लेते हैं। The developing countries have a feeling that destruction of environment was due to ongoing industrial project mostly launched by the developed world. क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा किनका हुआ है? डेवलप्ड कंट्रीज का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ज्यादा बनती है, क्योंकि एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन भी उन्हीं की वजह से हुआ है। एंड देयरफॉर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंट प्रॉब्लम रेस्टेड विद द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द North. The cause of developing countries' poverty and suffering was the developed world that had a very wide control over trade, resource, technology, etc. अब अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज की पॉवर्टी की बात करें या सफरिंग की बात करें, तो उसके पीछे भी रीजन डेवलप्ड कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेड पर, रिसोर्सेज पर, टेक्नोलॉजी पर किसका ज्यादा कंट्रोल है? डेवलप्ड कंट्रीज का। द डेवलपिंग कंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू द सेम रिस्ट्रिक्शन व्हिच अप्लाई टू द डेवलप्ड कंट्रीज। हमारा जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो तो अभी ऑन गोइंग है। अभी हमारा जो प्लांट है वो पूरी तरीके से ट्री नहीं बना है। ओके, अभी हम ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो सेम रिस्ट्रिक्शन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पे इंपोज नहीं करी जा सकती। एंड The principle of common but differentiated responsibility occupies a central place in the Rio Declaration. Rio Declaration जो रियो समिट हुआ था 1992 में, जो हमने कल डिस्कस किया था, उसका मेन प्रिंसिपल ही यही था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये क्वेश्चन बनता भी है आपके बोर्ड एग्जाम में, विच स्टेट्स दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड शोल्डर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपको इस प्रिंसिपल का मीनिंग अब हमने डिटेल में कर लिया और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ हैव ग्रेटर रिसोर्सेज एंड बेटर टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज एट देयर कमांड। अगर आप रिसोर्सेज की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, नॉलेज की बात करें, तो डेवलप्ड कंट्रीज हमसे कहीं ज्यादा बेटर कंडीशन में है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ज्यादा बनती है। एंड दे एग्रीड टू इंक्रीज फॉरेन असिस्टेंस फॉर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन। और डेवलप्ड कंट्रीज बाद में इस बात पे एग्री भी हुई कि वो फॉरेन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये था आपका व्हाट इज ग्लोबल कॉमन्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके,
इसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक हम कल करेंगे, UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर में ये देखने को मिलेगा। थैंक यू, बाय।